अब हमारा जो अगला पैनल जो रहेगा वो अश्विनी तिवारी संचालक हैं अमृत विद्यापीठ के, वो रहेंगे हमारे साथ अगले पैनल में। और इसके अलावा अमित राज हैं, संचालक हैं काइट्स राइट्स स्कूल के, उनको दोनों को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो मंच पर आए और दोनों का स्वागत करेंगे। इस वक्त हमारे बात की जाए सुमित तिवारी जो हमारे जबलपुर संभाग के सेल्स का पूरा काम देखते हैं, उनसे कहूंगा कि मैं आए और मंच पर इन सभी दोनों का स्वागत करें। और आगे हम धीरे धीरे इस कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे और भी, अभी तो हमने सिर्फ सत्ता पक्ष से बात करी, उनसे सवाल जवाब लिया कि पिछले कई सालों से वो सत्ता में है और किस तरीके से विकास हुआ, क्या नहीं हुआ, तमाम चीजों को हमने छूने का कोशिश करा जो जनता यहाँ के मन में के अंदर सवाल थी। क्योंकि हमने यहाँ पर कार्यक्रम शुरू होने से पहले यहाँ के जो जनता है उनका भी मन टटोलने की कोशिश करी थी और उन्हीं सवाल जवाब को यहाँ पर हमारे जो रेसिडेंट एडिटर है सुधीर दंडोतिया, वो यहाँ पर उनसे सवालों का जवाब लेते हुए नजर आए। अश्विनी तिवारी, अमित राज अब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और मैं कहूँगा यहाँ पे सुमित तिवारी को कि वो यहाँ पर, सुमित शर्मा को कहूँगा कि वो यहाँ पर दोनों का स्वागत करें पुष्प गुच्छ देकर। और इसके साथ साथ मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा हमारे सिंगरौली के संवाददाता हैं पुपलेश तिवारी, उनको बुलाना चाहूँगा कि वहाँ आए और मेरे साथ मंच को साझा करें और फिर कारवां को आगे बढ़ाएं। किसी भी शहर के विकास की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण हम देखते हैं कि एजुकेशन सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। सिंगरौली वो जिला है जो 3 से 4 राज्यों से जुड़ता है। बिहार की भी बात करें करीबी यहाँ से, छत्तीसगढ़ की भी बात करें, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें, झारखंड भी है। किस तरीके का यहाँ पर शिक्षा का स्तर है और क्या बेहतर हो सकता है आपके हिसाब से? बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय को आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। सबसे पहले जो आपने चर्चा की कि एजुकेशन एक ऐसा विषय है कि अगर किसी भी जगह का, किसी भी राज्य का या किसी भी सिटी का विकास का आधार ही होता है शिक्षा। अभी तक अगर सिंगरौली की बात करते हैं तो सिंगरौली में विद्यालय स्तर पर यानी कि स्कूल्स, यहाँ मुझे बहुत समस्या समझ में नहीं आती और बहुत अच्छे स्कूल यहाँ पास हैं। और यहाँ पास जितने लोग हैं इस बात से सहमत होंगे कि स्कूली शिक्षा में यहाँ ज़्यादा समस्या नहीं है। स्कूल शिक्षा से जब आगे बढ़ते हैं और हम महाविद्यालय की तरफ चलते हैं तो वहाँ पास आवश्यक रूप से लगता है कि कुछ और सुविधाओं को बेहतर किया जा सकता है या एक शून्यता समझ में आता है आज भी। क्योंकि अभी जब चर्चा हो रहा था तो पूर्व में जो आपके एडिटर थे उन्होंने एक शब्द का उपयोग किया था, विस्थापन। ये विस्थापन शब्द सिंगरौली के साथ बड़ा चिपका हुआ है। जब जब सिंगरौली की चर्चा होती है विस्थापन शब्द जरूर, विस्थापन और पलायन। अच्छा आपने जोड़ दिया एक शब्द और, पलायन। उच्च शिक्षा में ये पलायन और विस्थापन यहाँ दिखता है कि आपको अगर एक गार्जियन के तौर पे मैं भी या आप भी बैठे हैं या जितने भी बैठे हैं, उनको जब उच्च शिक्षा प्राप्त करना होता है तो पलायन वाला जो शब्द है वो कहीं ना कहीं उनके जीवन का हिस्सा हो जाता है। तो उसमें काम करने की ज़्यादा आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। पलायन को लेकर बहुत सवाल है क्योंकि हम देखते हैं, मैं खुद इंदौर का हूँ और जॉब हम लोगों की भोपाल है। कई लोग देखते हैं कि सिंगरौली से काफी दूर है सिंगरौली भोपाल और इंदौर के मुकाबले, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को वहां पर पहुंचना पड़ता है एजुकेशन के लिए। तो किस तरीके से इसको बेहतर किया जाए? एक शिक्षक के तौर पर आप लोगों के अंदर क्या प्लानिंग है कि कैसे बेहतर किया जाए? न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का हम आभारी हैं। अपने बीच में सभी जनप्रतिनिधि और संभ्रांत लोगों का भी हम आभारी हैं। मेरा ये मानना है कि किसी भी समाज की शिक्षा जिस तरह से रीढ़ की हड्डी है वो है। और जैसा भी हमारे अमित राज जी ने कहा कि स्कूलिंग में तो हम बेहतर हैं, लेकिन कॉलेज में हम बहुत पीछे हैं। चाहे जो कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पे बहुत बढ़ के बात करें, किंतु जब तक हमारे जनप्रतिनिधि
अपने निजी स्वार्थ से हटकर लोगों के बारे में, लोगों के परेशानियों को नहीं समझेंगे, उसके लिए कार्य नहीं करेंगे, तब तक सिंगरौली जैसे रिच डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ का जो पैसा है, इंदौर के बाद रेवेन्यू देने वाला ये दूसरा डिस्ट्रिक्ट है। जहाँ तक लोगों की मांगे हैं, इसको थोड़ा सा व्यवस्थित कर दिया जाए। जैसे कॉलेज की स्थापना है, अभी हमारे यहाँ मॉडल कॉलेज बना है, उसकी डिस्टेंस यहाँ से 20 किलोमीटर दूर रंपा जैसे जगह में कर दिया गया। नवोदय का भी ऐसे कर दिया गया। गर्ल्स कॉलेज सिंगरौली है, उसको भी सिंगरौली से भी बहुत दूर कर दिया गया। तो यदि निजी स्वार्थ से हट के इनको बरगमा या सिंगरौली के बैढ़न के आसपास किया जाता तो ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित होते। क्या कोई प्लान नहीं है इसको लेकर, जो आप बता रहे कि जरूरत यहाँ है और बना दिया दूसरी जगह जा रहा है? वही मैं कहना चाह रहा था कि मैंने उसका शिक्षा का एग्जाम्पल दिया। जैसे हमारे सारे जनप्रतिनिधि हैं, उनसे जुड़े उनके लोग भी हैं, जनता है, हम लोग भी हैं। हम लोगों के बच्चे व्यापम जैसे परीक्षा देने के लिए उनको जबलपुर, भोपाल सीधी जाना पड़ता है, जबकि ये बहुत छोटा कार्य है। व्यापम का सेंटर सिंगरौली में तमाम कॉलेजों के पास 100-150 कंप्यूटर हैं। इसी तरह से अभी तक सिंगरौली में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज नहीं है। तो प्लानिंग कुछ भी नहीं है। कोई भी पार्टी की बात मैं नहीं करता, मैं एक सामाजिक दृष्टि से बात करता हूं कि अगर शिक्षित लोग रहेंगे, पढ़े लिखे लोग रहेंगे, तो उस चीज का प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हों। योजनाएं हैं, काम हो रहे हैं, अस्त व्यस्त हो रहे हैं, मान लीजिए अभी घोषणाएं हो रही हैं, पर उसका कोई कार्य रूप नहीं दिख रहा है। तो मेरा अपना ये मानना है कि सिंगरौली में थोड़ा सा जो हमारे बड़े जनप्रतिनिधि हैं, निजी स्वार्थ से हट के जनता के स्वार्थ को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। क्या मानते हैं सर कि स्कूली शिक्षा आप बता रहे कि अभी तक का जो है तो ठीक ठाक है, लेकिन हायर एजुकेशन बहुत पीछे है। क्या मानते हैं कितना पीछे चला गया, इसकी वजह से अपना जो जिला है वो विकास के क्षेत्र में कितना पीछे चला गया? दूसरी बात ये है कि क्या ये जो अपने जनप्रतिनिधि हैं, चाहे भाजपा के रहे हों चाहे कांग्रेस के रहे हों, इनको पहले नहीं प्रयास करना चाहिए था? 2008 में अपना जिला बना, उसके बाद तत्काल उन्हें हायर एजुकेशन के लिए कुछ न कुछ सोचना चाहिए था, विचार करना चाहिए था। जो अपने को अब मेडिकल कॉलेज, माइनिंग कॉलेज मिल रहा है, वो अपन को 10 साल पहले मिल जाता तो क्या मानते हैं कितना अच्छा होता? आप सोचिए, अभी जिन चीजों की घोषणाएं हो रही हैं, इनका मेडिकल कॉलेज कंप्लीट होकर चालू होने में 5 से 7 साल लगेंगे। माइनिंग कॉलेज हमको जहां तक याद है, सिंगरौली में एक बार उसका शिलान्यास रखा गया, लेकिन उसको कहीं परिणित रूप में दिखाई नहीं दे रहा है। उसी तरह से जैसे आप हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, आज तक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, जबकि हमारा ये जो क्षेत्र है इसमें बहुत पहले हो जाना चाहिए। रोड जैसी, बच्चे को व्यापम का एग्जाम देने सीधी सेंटर जाना है और रोड की भी हालत खराब है। तो शिक्षा का स्कूलिंग इसलिए अच्छा है कि उसमें हमारा एनसीएल एनटीपीसी के अंदर सीबीएसई वगैरह की स्कूलें पहले से थी, उसका सहयोग रहा, ना कि अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग रहा। और हायर एजुकेशन में उनका सहयोग नहीं रहा, इसलिए वो अभी भी पीछे चल रहा है। इलेक्शन के समय में या तमाम वादे तो लोग करते हैं, जैसे अभी कुछ देर पहले कुछ और दलों की बात हो रही थी, लेकिन जो व्यक्ति पढ़ा लिखा जनप्रतिनिधित्व करेगा तो उसको सारी चीजें दिखेंगी। लेकिन जो उसके बारे में जानता नहीं कि व्यापम क्या है, बच्चा परीक्षा किस चीज का देख रहा है, यहाँ पे आप यकीन नहीं करेंगे कि आप हमारे बगल के सीधी को देख लीजिए, वहाँ का जो एक वातावरण है, रीवा का जो एक वातावरण है, वहाँ का बच्चा आईएएस आईपीएस या इसके बनने के ऊंचे ख्वाब देखता है, पर अपने यहाँ उसको बच्चों को शैक्षणिक
क्षेत्र से या शासकीय योजनाओं में कोई ऐसी व्यवस्था या ऐसा वो माहौल नहीं मिलता कि वो अपनी सोच को अच्छा रखे। यहाँ एमपीपीएससी के सेंटर होते हैं तो 1000 से 1500 बच्चे बैठते हैं, वही दूसरे शहरों में 10,000, 12,000, 15,000। एक्चुअल में हम लोग एजुकेशन पे काम तो कर रहे हैं और हम उनको मोटिवेट करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हमने एजुकेशन में 27 साल मेरा कार्य करते हुआ 50 इयर्स के एज में मैंने 27 इयर्स पूरे कर लिए। हमने बीएड, डीएड, बीए, बीएड और लॉ भी मेरा 3 साल 5 साल का चालू हो रहा है। नर्सिंग का भी हमने आवेदन दे रखा है। तो जो कमियां हैं उसको हम पूरा करना चाहते हैं, लेकिन अभी जैसे 500 बीएड की सीटें हैं और हमारे यहाँ के बच्चों की आवश्यकता है कम से कम 1500 सीट की। हमारे बगल में सीधी में 800 सीट है। तो हमारा कहीं ना कहीं विकास में एक भी बीएड कॉलेज नहीं है, जो कि गवर्नमेंट बीएड कॉलेज होना चाहिए, गवर्नमेंट डीएड कॉलेज होना चाहिए। हमारे यहाँ के स्कूल के गवर्नमेंट टीचर रीवा ट्रेनिंग करने जाते हैं। तो हम तो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आज इस मंच में हम आप सभी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर किसी चीज को एक पॉइंट आपने दे दिया कि शिक्षा पर बोलना है, तो हमारी शिक्षा में हम कितने लचर हैं, इस बात को एक्सेप्ट लोग करें या ना करें, लेकिन हम इसको बखूबी कह सकते हैं। हमारा अगला सवाल है अमित राज जी से। एक इस समय अपने सिंगरौली जिले में हायर एजुकेशन को लेकर के जो बड़ा मामला चल रहा है, लगातार कहीं ना कहीं अखबारों में प्रकाशित हो रहा है, अपने जो वेब चैनल हैं उसमें प्रकाशित हो रहे हैं। हायर एजुकेशन सिंगरौली जिलों में ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हैं, कहने को बिना परमिशन, बिना किसी अथॉरिटी के 2-2 कमरों में संचालित हो रहे। क्या मानते हैं आप, क्या 2-2 कमरों में हायर एजुकेशन को पूर्ण रूपेण से छात्रों को शिक्षित किया जा सकता है? 2 कमरों में टॉयलेट नहीं चल सकता तो शिक्षा संस्थान तो सवाल ही पैदा नहीं सर होता। अपने यहाँ है कॉलेज मोड़ में, ठीक है। आपने भी देखा होगा इस समय काफी मामला गरमाया हुआ है। मैं किसी संस्था का नाम लेके चर्चा न करते हुए सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखिए, हमारी जो आलोचना है ना, वो उम्मीदों की है। हम कोई हताशा की आलोचना नहीं है। सचिन से आप उम्मीद करते हैं कि वो हर एक मैच में 100 रन बनाए, वो 50 बनाता है तो हमें लगता है ठीक नहीं खेला। हम वैसे ही हमारी जो सत्ता पक्ष है उनसे हमारी उम्मीदें बहुत ज़्यादा है। और मुझे लगता है कि ये जो जितने माइनिंग कॉलेज और ये जो मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है, ये तो ठीक है, जब आएगी। उसके बीच में जो बच्चे जो सफ़र किए और चले गए, कहीं ना कहीं उनको आर्थिक बोझ जो सहना पड़ा। अब अपने घर में जो रह के शिक्षा ग्रहण करेगा और बाहर जाके करेगा, उसमें अर्थ का कितना बड़ा अंतर आता है। इसको ऐसा समझिए कि अगर बाहर कोई रहता है तो 10,000 रुपये कम से कम, अगर वो पान गुटखा ना खाता हो, बहुत एक तरह से अनुशासित बच्चा हो, तब भी 10,000 रुपये उसको रहने का खर्च सिर्फ करना पड़ेगा। ये वो चाहता तो फीस वगैरह को दे सकता था। तो हमारी जो आलोचना है या हमारा जो दुख है वो कुछ उसी तरह है जैसे एक पिता को सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब उसका अपना बच्चा फेल हो। पड़ोसी के बच्चे को फेल होने को बहुत ज्यादा उसको टेंशन नहीं है, हो जाए उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही ये हम मानते हैं कि हमारी सरकार है, हमारी चुनी हुई सरकार है, उससे हम अपनी बात ना कहें तो किसको कहेंगे। और जिन कॉलेजों की आप चर्चा कर रहे हैं, एक विडंबना है। और मुझे लगता है कि सबका, मैं सिर्फ एक कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं, विद्यालय की भी बात नहीं कर रहा हूं। मैं भी एक प्राइवेट विद्यालय का संचालक हूं। मैं चाहता हूं कि अगर इसमें मापदंड बने हैं तो एक साथ सबके साथ एक कार्रवाई होनी चाहिए। और उस दायरे में अगर मैं भी आता हूं तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि एक स्टैंडर्ड जो है वो सबको फॉलो करने के लिए सब बाध्य हो जाए। हमारा बिल्कुल कहने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं इसमें प्रशासनिक कमियां भी पाई हैं। ऑफ कोर्स, क्योंकि ये हम आप नहीं करेंगे ना। ये हमारा आपका काम नहीं है कि अगर 2 विद्यालय में चल रहा है, 3 विद्यालय में चल रहा है, तो उसकी कानूनी कार्रवाई या उसके लिए जो वैधानिक रूप से जिसको दायित्व है वही कर सकता है। तो ये कौन करेगा? तो जो उसके जिम्मेदार लोग हैं उनका ये दायित्व है कि उन चीजों को देखें, उनको मौका दे, उनको मौका दे के बोले कि आप इन व्यवस्थाओं का सुधार करें। और एक समय सीमा के अंदर अगर उन व्यवस्थाओं का सुधार नहीं होता है तो उसे बंद करने की कार्रवाई की जाए, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये होना ही चाहिए उसमें। मुझे लगता है कि आप जिस तरफ आपका इशारा था वो बाकी एक समस्या है और उसको हम सबको मिलकर देखना चाहिए। अमित भाई ने बहुत अच्छी बात करी कि सिर्फ यहाँ पे तरक्की की बात करना है कि किस तरीके किसी की आलोचना नहीं करना। तरक्की की बात की जाए तो सिंगरौली की बात की जाए तो काफी आदिवासी इलाका है और हम देखते हैं कि आदिवासियों को लेकर चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो सभी कहते हैं कि हम भला कर रहे हैं, हम भला कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी इलाकों की बात की जाए तो आज भी वहां स्कूल नहीं है, चीजें नहीं है। आखिर क्या कमी देखते हैं आप लोग और क्या कोई एक समूह बनाया जाना चाहिए कि आदिवासियों को लेकर प्लान तैयार की जाए, उनकी नींव मजबूत की जाए, शुरुआती शिक्षा ही उनको अच्छी दे दी जाए कि वो अच्छा कर सके। देखिए, मैं मानता हूं कि किसी भी राज्य में, और या हम सिंगरौली जिले की ही बात कर लें, एक्चुअली समस्या तब होती है जब हम अपने राज्य की, अपने जिले की, उसके विकास का एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हम अपने लीडर्स को दे देते हैं और बोलते हैं भाई हमने अब वोट दे दिया, अब आपका काम है, आप देखो। ये जो कॉन्ट्रैक्ट वाला हमने जो काम किया है, मैं उसको एक छोटी भाषा में बोलता हूं कि माँ और मातृभूमि की सेवा वो कभी ठेके पे नहीं होती है, उसको आपको अपने हाथ में लेना ही पड़ेगा। तो मुझे खुशी है कि बहुत सारे लोग जो हैं सामाजिक एक मैं बोलूँगा कि संगठन है जो आदिवासियों का विषय, वहाँ से शिक्षा से जुड़ा हुआ विषय, उसमें मैं विद्या भारती का भी प्रकल्प चलता है और कई ऐसे संगठन हैं जिनका प्रकल्प उन क्षेत्रों में चलता है और शिक्षा के क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी एक सीमा है, जैसे आप अगर करना चाहें तो स्वाभाविक है एक नागरिक के रूप में आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम इस क्षेत्र के लिए कुछ बेहतर कर सकें, लेकिन आप कितना करेंगे, एक लिमिटेशंस है। अगर उसमें सत्ता पक्ष का हाथ जुड़ जाता है तो वो असीमित हो जाता है और उसका कायाकल्प हो सकता है और बिल्कुल आवश्यकता है, क्योंकि आदिवासी जिन चीजों की हम बात कर रहे हैं ना, एक्चुअली मैं मानता हूं वही माटी है और वो अगर हम आगे उसको नहीं ले पाए या हम विकास की मुख्य धारा से उसे नहीं जोड़ पाए तो मुझे लगता है कि ये भारत के साथ अन्याय होगा। सिर्फ एक जिले की बात नहीं कर रहा हूं, हम अपने देश के साथ अन्याय करेंगे। तो ये तो होना ही चाहिए और उसमें व्यक्तिगत तौर पे यहाँ पास तिवारी जी भी हैं, हम लोग को भी प्रयास करना चाहिए कि ठीक है गवर्नमेंट जब अपनी व्यवस्था से लाएगी, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के रूप में क्या हम आदिवासी क्षेत्रों में कुछ अच्छा कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल हम प्लान एक्चुअल में सर शासन की बहुत अच्छी स्कीमें हैं। हम अभी बीजेपी सरकार ने प्राइवेट पैटर्न पे, जैसे हमारी प्राइवेट स्कूल मॉडल, हाँ नहीं, प्राइवेट स्कूलें जैसे चल रही हैं, सरस्वती शिशु मंदिर चल रही हैं, उस तरह से सरकार ने सीएम राइज स्कूलें खोल के रखा है। पर उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि उसको वो माहौल वातावरण नहीं मिल पा रहा है, वहाँ पे टीचर नहीं है और अगर किसी टीचर का ट्रांसफ़र होता है तो नगर निगम एरिया शहर को छोड़ के वहाँ जाना नहीं चाहता और जब वो जाना नहीं चाहता तो कहीं ना कहीं उनको जनप्रतिनिधियों का संरक्षण मिलता है। ऐसे हालात में शासन की सीएम राइज योजना बहुत अच्छी है और वो प्राइवेट हम लोगों के पैटर्न पे ही काम कर रही है कि उस पर एक विद्यालय में LKG से लेकर 12 तक का बच्चा पढ़ेगा, जबकि मध्य प्रदेश शासन में पहले LKG UKG की क्लासेस सरकारी स्कूलों पे नहीं चलती थी। लेकिन वही मैंने बोला कि जब जनप्रतिनिधियों को ये समझ में आए कि नहीं वहाँ पे योग टीचर को जाना चाहिए तो वहाँ पे लोग एडमिशन लेंगे, आज नहीं लेंगे तो कल लेंगे। शासन इतना प्लानिंग करने के बाद साइकिल दे रही है, 75% से ऊपर आने वाले बच्चों को अभी लड़कियों को स्कूटी और बच्चों को 25,000 दिया। इन सब चीज़ों के बावजूद अभी सीएम हमारे शिवराज सिंह जी ने उनको 5% मेडिकल और JEE में आरक्षण की बात किया कि जो सरकारी से आएगा उसको हम एडमिशन में लाभ देंगे, लेकिन इसके बावजूद बच्चा जा नहीं रहा है। ये एक विचारणीय प्रश्न है कि आखिर क्यों। मान लीजिए हमारा डिस्ट्रिक्ट का मेन कलेक्टर होता है, उसके बाद सेकंड लाइन पे SP होता है। अपने अपने क्षेत्र में जब वो एक ईमानदारी से काम करेगा तो निश्चित तौर से उसका परिणाम दिखेगा। ऐसे मामलों में हमको हस्तक्षेप करना नहीं चाहिए, हमको उसको फेसबुक में व्हाट्सएप में उसके कार्यों की सराहना करना चाहिए। अभी कुछ देर पहले जो कॉलेज का मैटर उठा था
तो ये एकदम से पत्रकार लोगों ने उसको थोड़ा सा गलत तरीके से पेश कर दिया है मामला, पर इतना बड़ा नहीं है। आज कोरोना के बाद प्राइवेट कॉलेज वालों के स्कूलों की और कॉलेजों की स्थिति बहुत खराब है, फिर भी स्कूल से बदतर कॉलेज है। वजह क्या है कि गवर्नमेंट कॉलेज में भी पढ़ाई उतने होती है, उतने प्राइवेट में भी होती है, तो बच्चा प्राइवेट में फीस क्यों देगा? प्रोफेशनल कोर्स के लिए वो देगा, लेकिन जनरल कोर्स के लिए नहीं देगा। फिर भी जैसे मान लीजिए हमारा गवर्नमेंट कॉलेज की प्रिंसिपल है और वहाँ स्टाफ नहीं है, वो जूझ रहे हैं, तो वो अपनी व्यवस्था न देख के वो बाहर किसको किसको देखने जाएगा कि उसकी मान्यता बरगमा है या अन्यत्र है और यहाँ पे चला रहा है। तो कुछ न कुछ ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, ये रहेंगे, पर समाज के लोगों को इस बात को देखना चाहिए कि किसी ने कहा कि ऐसा नहीं ऐसा है। उसमें एक बार और हुआ था, जांच भी हुआ था। हम कहते हैं 100 में 30% लोग या 30% स्कूल कॉलेज ऐसे हो सकते हैं, पर 70% अगर नॉर्म्स पूरा नहीं करेंगे, काम पूरा नहीं करेंगे, तो उनके यहाँ कोई प्रवेश नहीं लेगा। तो मेरा अपना मानना है कि शिक्षा में जो हम लोग काम कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है, और शासकीय प्रतिनिधि जो हैं, अधिकारी लोग हैं, उनको भी उसके लिए सीएम राइज या अन्य योजनाओं को, जैसे अभी बात चल रही थी दिल्ली के हॉस्पिटल, दिल्ली के स्कूलें बहुत अच्छी हैं, तो आखिर वहाँ कहीं ना कहीं से प्रशासन जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो ऐसे लोगों को बैठाए होंगे। यहाँ पे उस चीज़ें कमी है और उसको पर किसी का ध्यान जाता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। अश्विनी तिवारी सर, अमित राज सर, कुछ कहना चाह रहे सर? बस एक लाइन जोड़ दूं। एक्चुअली संस्था जो है ना, वो बिल्डिंग नहीं होता, वो पिलर्स भी नहीं होता, वो बनता है वहाँ के शिक्षकों से। हमारे यहाँ या पूरे भारतवर्ष का ही समस्या है कि बिल्डिंगें बन जा रही हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन शिक्षक ही नहीं है। जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल या संविदा पे है। अब जिस देश की शिक्षा व्यवस्था संविदा आधारित शिक्षकों पर चलती हो, उसका कितना कल्याण हो सकता है, एक विषय है। दूसरा, मैं अंतिम चीज कहता हूं, हो सकता है इससे आप लोग सहमत हो सकते हैं या सहमत हो सकते हैं। ये मेरा एक व्यक्तिगत जो है कि किसी भी देश को अगर श्रेष्ठ बनाना हो तो वहां की राष्ट्रपति, अपने यहाँ भारतवर्ष में सबसे ज्यादा सैलरी लगभग 5 लाख रुपया राष्ट्रपति महोदय की है, महामहिम राष्ट्रपति महोदय। उनसे भी ज्यादा अगर किसी की सैलरी होनी चाहिए, शिक्षक की होनी चाहिए। और दूसरा चीज, सबसे मुश्किल एग्जाम, आज आपके यहाँ, हमारे यहाँ यूपीएससी कोई क्वालिफाई करता है तो पूरे चर्चा बनता है कि देखो उसके यहाँ जो है वो यूपीएससी क्वालिफाई कर गया, आईएएस हुआ, आईपीएस हुआ। इस तरह से अगर कोई शिक्षक बन जाए उस पूरे क्षेत्र में, तो चर्चा का विषय होना चाहिए कि उसके यहाँ वो शिक्षक बन गया। सबसे मुश्किल एग्जाम शिक्षक का होना चाहिए और सबसे ज्यादा सैलरी उनकी होनी चाहिए, तब इस देश का गौरव बढ़ेगा, इसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, तभी इस देश को बचाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी तिवारी सर, अमित राज सर। और मैं मंच पर अब बुलाना चाहूंगा मध्य प्रदेश न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के रेसिडेंट एडिटर सुधीर दंडोतिया सर को, और इनके साथ साथ मध्य प्रदेश न्यूज 24 छत्तीसगढ़ के सेल्स हेड अनुज तिवारी सर को, और दोनों को कहूंगा कि मोमेंटो आकर दें। और ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर, खासकर सिंगरौली की बात की जाए तो खासकर स्कूल, मध्य प्रदेश के बढ़ते कदम, और हमने अभी बात करी सियासतदारों से, और इसके साथ साथ हमने स्कूल को लेकर, शिक्षा को लेकर बातें करी। और हम बात करें तो अश्विनी तिवारी सर और अमित राज सर की बात करें तो दोनों ने अच्छी तरीके से प्रकाश डाला कि किस तरीके से सिंगरौली का शिक्षा के स्तर में विकास होना चाहिए, किस तरीके से स्तर और बेहतर करना चाहिए। इन तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर प्रयास किए गए, प्रयास करने की बातें कही गई है और बताया गया है कि और कैसे बेहतर किया जाए।